Today we will discuss about the कल्चरल थ्योरीज। आज हम सांस्कृतिक सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा करेंगे। कल्चरल थ्योरीज, CULTURL, कल्चरल थ्योरीज, सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका मतलब है ऐसे सिद्धांत जो कि किसी राज्य की अथवा नेशन स्टेट की न केवल राजनीतिक अपितु सांस्कृतिक, उस प्रदेश की जो संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, उस उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात राजनीतिक संस्कृति। सामान्य संस्कृति का वह पक्ष जो राजनीतिक प्रणाली को और स्टेट मैटर्स को अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, उसे राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं सामान्य रूप से। कल्चरल थ्योरीज के अंतर्गत हम 4 सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। ऐसे सिद्धांत जो बेसिकली कल्चरल थ्योरी के रूप में पॉलिटिकल सिस्टम से, और ऐसे सिद्धांत जो सोशल सिस्टम से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल आते हैं, अवधारणात्मक, अवधारणाओं पर आधारित अथवा समझ पर आधारित आते हैं। जैसे कि राजनीतिक संस्कृति क्या नहीं है, जैसे कि राजनीतिक संस्कृति के कौन से प्रतिरूप की ओर जर्मनी विमुख है, अथवा राजनीतिक संस्कृति क्या है और राजनीतिक संस्कृति क्या नहीं है। इसी के साथ कथन और कारण के जो प्रश्न आते हैं उनमें भी ये अवधारणात्मक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। 5 देशों की जिस राजनीतिक संस्कृति के बारे में सिडनी वर्मा के द्वारा परिचर्चा की गई, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, 1963। 1963 की जो पुस्तक सिडनी वर्मा ने लिखी है, उस पुस्तक में 5 देशों के 5 बिग नेशंस की बात की गई, जिसमें यूनाइटेड किंगडम यूके, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्टर्न जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, इटली और मैक्सिको। इन 5 देशों की राजनीतिक संस्कृति के बारे में परिचर्चा की गई। इसी तरह से मॉरिस जोन्स, जिन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल कल्चर के बारे में अपनी पुस्तक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स 1964 की पुस्तक में परिचर्चा की है। तो इसका मतलब इन सबका जो कल्चरल थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल कल्चर के रूप में, राजनीतिक संस्कृति के रूप में, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के रूप में, राजनीतिक समाजीकरण के रूप में, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के रूप में, और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण के। इन चारों को हम यहाँ शामिल करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति क्या है? सामान्य मोटे रूप से कि राजनीतिक संस्कृति से हम क्या समझते हैं, या राजनीतिक संस्कृति क्या है और राजनीतिक संस्कृति क्या नहीं है। राजनीतिक संस्कृति के बारे में विभिन्न वेरियस पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट डेफिनेशंस को डिजाइन किया गया है, अभिव्यक्त की गई है। जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट पार्सन्स का ये कहना है कि पॉलिटिकल कल्चर्स मीन्स इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। जो प्रतीक है उनका व्यवस्थित स्वरूप ही क्या कहलाता है? राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। तो राजनीतिक संस्कृति के स्वरूप पर हम परिचर्चा करें उससे पहले राजनीतिक संस्कृति के इस वर्ड को वर्ड मीनिंग के रूप में देखा जाए। राजनीतिक संस्कृति क्या है? यह अवधारणा मूल रूप से, जैसा हमने इनपुट आउटपुट थ्योरी में और स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी में फाइंड आउट किया कि एक सोशल सिस्टम होता है सभी देशों में और सभी प्रकार की प्रणालियों में।
भले ही वो मोनार्क हो, डिक्टेटर हो, डेमोक्रेटिक हो, अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो। एक सोशल सिस्टम होता है और सोशल सिस्टम के भीतर बहुत से सब सिस्टम्स होते हैं, उप प्रणालियां होती हैं। उनमें से एक उप प्रणाली का नाम हमने देखा कि राजनीतिक उप प्रणाली है। अब यहाँ जिस सिद्धांत की हम परिचर्चा करने जा रहे हैं राजनीतिक संस्कृति, वह क्या है? मोटे रूप से या बेसिक रूप से हम कहें, आधारभूत स्वरूप में, तो राजनीतिक प्रणाली, इस राजनीतिक उप प्रणाली और इस सामाजिक प्रणाली, इन दोनों के बीच जो अंतर संबंध हैं, उन अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है? पॉलिटिकल कल्चर है। अर्थात किसी देश की सामाजिक व्यवस्था और किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है? व्हाट आर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल सिस्टम एंड द पॉलिटिकल सिस्टम? राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली के बीच जो संबंध है, जो इंटर रिलेशन, अंतः संबंध, उन संबंधों को समझना ही राजनीतिक संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति इस स्वरूप में कल्चरल जो एस्पेक्ट होता है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है, उसका एक भाग है। It means a nation, it is a entity of culture। जो राष्ट्र होता है वह एक सांस्कृतिक इकाई होता है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई होता है, इसका मतलब है कल्चरल एंटिटी होता है। इस स्वरूप में राजनीतिक संस्कृति या संस्कृति वह स्वरूप है जो किसी देश में स्टेबिलिटी को डिजाइन करती है, स्थिरता को, लोगों को आपस में बांधे रखने का कार्य करती है, मजबूती का काम कर देती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिजाइन करती है। लेकिन इस सांस्कृतिक इकाई की या राष्ट्रीय सांस्कृतिक इकाई की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, ये नेशन बाउंड्रीज से परे होती है। अर्थात ये संस्कृति किसी एक देश से ही जुड़ी हुई हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी एंटिटी है जो बियॉन्ड द नेशन बाउंड्रीज होती। सच है, जैसे हम देख सकते हैं 1990 के दशक में युगोस्लोवाकिया क्राइसिस, जब युगोस्लोवाकिया के टुकड़े या विभाजन की बात आई, तो उस दौरान रशियन लोगों के द्वारा सर्बियन पीपुल्स का समर्थन किया गया, सर्ब लोगों का समर्थन किया गया। बहुत दूर दूर इकाइयां हैं, तो ये नेशन बाउंड्री से परे भी होती है। इसी तरह से 2006 के वर्ष में जब बेलारूस के विस्तार की बात आई, बेलारूस जो कि कभी यूएसएसआर का अभिन्न हिस्सा था, तो रशियन लोगों के द्वारा इसके एक्सपेंशन के अथवा एक्सटेंशन का समर्थन किया गया। उन लोगों के द्वारा इसके विस्तार की बात का समर्थन किया गया। तो हम देख सकते हैं कि यह संस्कृति राष्ट्रीय सीमाओं से भी परे होती है। इस स्वरूप में जब किसी कंट्री में वैरायटी अथवा डिफरेंसेस पाई जाती है, अलग अलग होमोजेनियस विजातीय समुदाय होते हैं, तो वहाँ सब पॉलिटिकल कल्चर भी देखने को मिलता है। ये भी नवीन उदाहरण है जो हमें ध्यान में रखनी है कि सब पॉलिटिकल कल्चर का मतलब किससे है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिकल सब कल्चर, या पॉलिटिकल सब कल्चर किस देश की अभिन्न विशेषता है। राजनीतिक उप संस्कृति या उप राजनीतिक संस्कृति किस देश की विशेषता है? भारत, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड। इसका मतलब है कि ऐसा कंट्री इंडिया जहां बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, जैसे कि तमिल पॉलिटिकल सब कल्चर। भारत की अपनी एक राजनीतिक संस्कृति है, परंतु इस राजनीतिक संस्कृति में जब हम तमिल सब पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं तो हमारे सामने नया इश्यू उत्पन्न होता है कि उप राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा उन देशों में, केवल भारत की बात नहीं है, उन देशों में ये पाई जाती है जहां होमोजेनियस पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पाया जाता है, विजातीय जन समुदाय जहां होता है, वहां हमें ये देखने को मिलती है। तो राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बीच के संबंधों को समझने के लिए
तीसरी, दुनिया के देशों की राजनीतिक प्रणालियों को समझने के लिए, जहां सामाजिक व्यवस्था के ऐसे समूह है जो अनौपचारिक समूह होते हैं, अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जहां सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम का स्ट्रक्चर अंडर डेवलप्ड होता है, कम विकसित स्वरूप में होता है, वहां पर अनौपचारिक समूह पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वो राजनीतिक प्रणाली की डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर इन्फ्लुएंस रखते हैं, प्रभाव रखते हैं। वहां पर इन सिद्धांतों के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करना या पॉलिटिकल एनालिसिस करना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला राजनीति विज्ञान का एक उप अनुशासन है या कोर पार्ट है, सब ब्रांच है, उप शाखा है। वहां पर जब हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं तो पॉलिटिकल कल्चर से पहले हमें कॉमन कल्चर को समझना होगा, सामान्य संस्कृति को समझना होगा। अर्थात राजनीतिक और संस्कृति, जिन शब्दों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजनीतिक प्लस संस्कृति, इसका मतलब है कि संस्कृति और राजनीति में क्या संबंध है, अथवा we can say that what is the interrelationship between the common culture and political culture। राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति के बीच क्या संबंध है, ये सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो सामान्य कल्चर है, कॉमन कल्चर जिसको कहते हैं, और दूसरी जो पॉलिटिकल कल्चर है, इनके बीच क्या संबंध है। सामान्य संस्कृति का मतलब है लोगों की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका, फूड हैबिट्स, भोजन संबंधी आदतें, कपड़े और कपड़ों का रंग, पहनने का तरीका, खान पान, ये सब इसको अभिव्यक्त करता है, कॉमन कल्चर को अभिव्यक्त करता है। राजनीति संस्कृति की अवधारणा जो 20वीं शताब्दी के मध्य दशक में हुई है, अथवा हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य के दशकों में जिस नवीन सिद्धांत का उदय हुआ, जिसे पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है, वह कॉमन कल्चर का ही एक अभिन्न हिस्सा है। अर्थात सामान्य संस्कृति जो कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पीपुल, जो लोगों के आध्यात्मिक पक्ष को अभिव्यक्त करती है। डिफरेंसेस होते हैं कल्चर और सिविलाइजेशन में। कल्चर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑफ ह्यूमन लाइफ है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ या मटेरियल डेवलपमेंट जो होता है, मटेरियल प्रोग्रेस जो होती है, वह लोगों की सभ्यता से जुड़ी हुई है, सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई। ये अंतर होता है सभ्यता और संस्कृति में, बेसिक डिफरेंसेस होता है। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं और एक दूसरे से अलग कैसे हैं। सबसे पहले 5 मोटे मोटे स्वरूपों में इसको हम अंतर संबंध को समझ सकते हैं। व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉमन कल्चर एंड द पॉलिटिकल कल्चर। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति में क्या अंतर है। ये अवधारणात्मक जो प्रश्न होंगे, कथन और कारण के जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने में हमारी मदद करेंगे। पहली बात, राजनीतिक संस्कृति भी जो पॉलिटिकल कल्चर होती है, वह राजनीतिक संस्कृति भी सामान्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। जो राजनीतिक संस्कृति होती है वह सामान्य संस्कृति का मूल भाग या अभिन्न हिस्सा होती है। लेकिन अभिन्न हिस्सा तो होती है, लेकिन उसकी अपनी एक स्वायत्तता होती है, लेकिन स्वायत्तता रखती है। इसका मतलब है political culture is an essential part of common culture, but it is a autonomy political culture and autonomy culture and it have autonomy। यह स्वायत्तता रखती है। सामान्य संस्कृति का ही ऐसा पक्ष जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि सामान्य संस्कृति जो जीवन शैली को अभिव्यक्त करती है और राजनीतिक संस्कृति जो राज्य के बारे में बिलीफ्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं,
नॉर्म्स होते हैं राज्य के प्रति, राजनीतिक प्रणाली के प्रति विश्वास, अभिवर्तियां, मानक, मूल्य, वैल्यूज, इन सब को पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है। अर्थात जो सामाजिक विश्वास, मूल्य, अभिवर्तियां होती हैं वो सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं, जबकि राजनीति के प्रति जो लोगों की चिंतन होती है, राजनीतिक सोच समझ होती है, राजनीतिक मूल्य होते हैं, राजनीतिक अभिवर्तियां होती हैं, उनको ही क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। दूसरा, जिस तरह से सामान्य संस्कृति ट्रांसमिटेड होती है, हस्तांतरित होती है, ठीक उसी तरह से राजनीतिक संस्कृति भी हस्तांतरण होती है। ये इनमें संबंध है। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति दोनों एक प्रक्रिया के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, हस्तांतरण होती है। इसका मतलब है कि एक प्रोसेस जो सामान्य संस्कृति को और राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ट्रांसफर करती है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। राजनीतिक समाजीकरण से कहा जाता है सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति दोनों ही जनरेशन टू जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट एंड अदर जनरेशन, एक इंडिविजुअल फॉर्म में ट्रांसफर्ड होती है, अदृश्य स्वरूप में ट्रांसफर्ड होती है, जो दृश्य और अदृश्य दोनों स्वरूपों में हो सकती है, बेसिकली इनविजिबल होती है। और इस ट्रांसफर की प्रोसेस को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन, जब सामान्य संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर गमन करती है तो इसे सामान्य संस्कृति का समाजीकरण कहा जाता है। और जब राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, राजनीतिक अभिवर्तियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ट्रांसफर होती हैं तो इसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रोसेस कहा जाता है, इसे राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ये दो मुख्य आधार की राजनीतिक संस्कृति जो होती है वह सामान्य संस्कृति का हिस्सा होती है, लेकिन वह स्वायत्ता रखती है। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति दोनों ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ट्रांसफर होती है। तीसरी बात, इन दोनों की जो राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति है, दोनों ही अमूर्त अवधारणाएं होती हैं, अमूर्त अवधारणाएं होती हैं और दोनों ही परिवर्तनशील होती हैं, या गतिशील हम मान सकते हैं, परिवर्तनशील होती हैं, दोनों में परिवर्तन भी होता है। ये ऐसी अमूर्त अवधारणाएं हैं कि कब छोटे छोटे बालक ऑब्जर्वेशन प्रोसेस के माध्यम से अपने पीढ़ी के संचालकों के द्वारा उन वैल्यूज को, नॉर्म्स को, एटीट्यूड्स को अडॉप्ट कर लेते हैं जिनका आसानी से मालूम नहीं चल पाता है। अतः राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति दोनों ही अमूर्त अवधारणाएं होती हैं और दोनों ही परिवर्तनशील होती हैं। चौथा आधार है सामान्य संस्कृति। जो होती है सामान्य संस्कृति, वह सामाजिक जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित है। सामाजिक जीवन के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होती है। सामान्य संस्कृति सामाजिक जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक जीवन से संबंधित होती है, पॉलिटिकल लाइफ से संबंधित होती है। अर्थात जैसे सामान्य संस्कृति सामाजिक मूल्यों को अभिव्यक्त करती है, सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक उसी तरह से राजनीतिक संस्कृति भी राजनीतिक जीवन को रिफ्लेक्ट करती है। राज्य के बारे में लोग क्या सोचते हैं उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा सामान्य संस्कृति
एक प्राचीनतम अवधारणा है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ है तब से ही एक संस्कृति, सामाजिक पक्ष चला आ रहा है जिसको सामान्य संस्कृति कहते हैं। जैसे कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं, बेबीलोन की सभ्यता, ये सभ्यताएं जो हैं उनका आध्यात्मिक पक्ष सामान्य संस्कृति को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कॉमन कल्चर है इमर्ज विद द इमर्ज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानवीय सभ्यताओं की उत्पत्ति के साथ ही सामान्य संस्कृति, तो सामान्य संस्कृति एक प्राचीनतम कंसेप्ट है, ओल्डेस्ट कंसेप्ट है, प्राचीनतम अवधारणा है। जबकि राजनीतिक संस्कृति 20वीं सदी की नवीनतम अवधारणा है, जिसे हम आधुनिक अवधारणा कह सकते हैं। ये 5 तरह के इंटर रिलेशनशिप हैं बिटवीन दी कॉमन कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति के बीच 5 तरह के अंतर संबंध हैं, जिनके बारे में कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न अंडरस्टैंडिंग या हम कह सकते हैं गहरी समझ पर आधारित होते हैं। इसलिए इनके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, वो गाइड से या सोर्स के माध्यम से, अदर सोर्सेज से भी आप उनको मेमोराइज कर सकते हो, परंतु कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न होते हैं, कथन कारण के प्रश्न जो होते हैं, डेफिनेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं, या जो गहरी समझ पर आधारित अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं, उनके लिए हमें उस संबंधित विषय को, उस बिंदु को विस्तार से और गहराई के साथ समझना होता है। ये था इन दोनों सामाजिक संस्कृति या सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति के बीच अंतर संबंध। अब इसके बाद है राजनीतिक संस्कृति क्या है और क्या नहीं है। ये तो राजनीतिक संस्कृति का जिस तरह से निर्माण हुआ है उस एंटिटी के रूप में, सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति में क्या इंटर रिलेशन है, क्या अंतर संबंध, उसके बारे में जो 5 अंतर संबंध बताए। इसके अलावा भी अब है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है और क्या नहीं। इसका मतलब आप कहेंगे ये तो सब जानते हैं राजनीतिक संस्कृति क्या है, परंतु राजनीतिक संस्कृति क्या नहीं है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरीज में हम पढ़ते हैं समानता क्या है, इससे ज्यादा हमें यह समझना होगा कि समानता क्या नहीं है। समानता का मतलब सबको बराबर कर देना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से ऐसा कदापि संभव नहीं है। समानता का मतलब यह कहना नहीं है कि पृथ्वी समतल है, जो कि समानता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी असत्य होगा। अर्थात राजनीतिक संस्कृति क्या है और राजनीतिक संस्कृति क्या नहीं है, व्हाट इज एंड व्हाट नॉट इज, वह नहीं है, क्या नहीं है और क्या है। तो राजनीतिक, इसको निम्न आधारों पर समझा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है और राजनीतिक संस्कृति क्या नहीं है। सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब राजनीतिक संस्कृति क्या है, जो राजनीतिक प्रणाली के साथ, राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है। अर्थात राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली से संबंधित होती है। इसका मतलब है सामाजिक प्रणाली से संबंधित नहीं है, उसका अभिन्न हिस्सा है, परंतु वो असेंशियल रूप से सोशल सिस्टम से जुड़ी हुई नहीं है, वह पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है, वह राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी होती है। नंबर 2, दूसरी बात, राजनीतिक संस्कृति संस्कृति के ज्ञान के सहारे राजनीति को समझने का माध्यम है। राजनीतिक संस्कृति क्या है, सामान्य संस्कृति के ज्ञान के सहारे, सामान्य संस्कृति के ज्ञान के माध्यम से या ज्ञान के सहारे, सामान्य संस्कृति के ज्ञान के सहारे किसी देश की राज व्यवस्था को समझना, राज व्यवस्था को समझने से संबंधित है।
इसका मतलब है कि राजनीतिक संस्कृति वह है जो किसी देश या राज्य की सामान्य संस्कृति के नॉलेज को गेन करके उस देश की राजनीतिक प्रणाली को समझ सकती है। परंतु राजनीतिक संस्कृति क्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि तीसरी बात यह राजनीति का संस्कृतिकरण है। यह राजनीति का संस्कृतिकरण है, कल्चराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या कल्चराइज ऑफ पॉलिटिक्स। ये राजनीति का संस्कृतिकरण है, लेकिन संस्कृति का राजनीतिकरण नहीं है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न में जरूर। संस्कृति का राजनीतिकरण नहीं है, इसका मतलब ये राजनीतिक संस्कृति नहीं है, राजनीतिकरण नहीं है। राजनीति का संस्कृतिकरण यह पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट है, परंतु संस्कृति का पॉलिटिसाइजेशन या राजनीतिकरण यह राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो राजनीतिक संस्कृति बेसिकली संस्कृति के ज्ञान के सहारे राजनीति को समझने का आधार होती है, परंतु यह वास्तव में खुद संस्कृति नहीं है। 3 आधार। नंबर 4, सामाजिक संस्कृति जहां सामाजिक जीवन से संबंधित है, अर्थात सामाजिक संस्कृति सोशल लाइफ को इंडिकेट करती है, सामाजिक जीवन से संबंधित है। परंतु जो राजनीतिक संस्कृति है वह राजनीतिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक जीवन, इट मीन्स राजनीतिक जीवन का मतलब है राज्य के बारे में चिंतन, राज्य के बारे में चिंतन, अर्थात राज्य के बारे में डे टू डे लाइफ में। इसका मतलब है कि स्टेट के बारे में, स्टेट मशीनरी के बारे में रोजाना हम क्या सोचते हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं या डेली जो न्यूज हम राज्य की तरफ से जो डिसीजन दिए जाते हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो प्रोग्राम तय किए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट लागू किए जाते हैं, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। इसका मतलब ये एक दैनिक चिंतन है। राजनीतिक संस्कृति एक दैनिक चिंतन है राज्य के बारे में। रोजाना हमारा पॉलिटिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल कल्चर। परंतु सोशल कल्चर या सामाजिक संस्कृति वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य को अभिव्यक्त करती है और वह डे टू डे मैटर से जुड़ी हुई नहीं है, हालांकि दोनों में ही बदलाव होता है। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन के या सामाजिक संस्कृति या सामान्य संस्कृति के मूल्य, अर्थात सामाजिक मूल्य अनेक बार राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती हैं। जैसे कि महिलाओं को मंदिर पर जाने में प्रतिबंध लगाना, अर्थात ये मूल्य कि महिलाएं शनि महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करेगी। लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे सोशल वैल्यू के रूप में, अबॉर्शन संबंधी मुद्दे सोशल वैल्यू के रूप में, एनवायरमेंट संबंधी मुद्दे और अन्य सामाजिक परंपराएं, सोशल ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, तो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल थिंकिंग को अफेक्टेड करते हैं। राजनीतिक जो जीवन प्रक्रिया होती है या राजनीतिक चिंतन होता है उसको वो प्रभावित करते हैं। इस तरह से राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और राजनीतिक संस्कृति क्या है और राजनीतिक संस्कृति क्या नहीं है। राजनीतिक संस्कृति का बेसिक टर्म्स जो हम यूज करते हैं मीनिंग के रूप में, तो राजनीतिक संस्कृति का मतलब है राज्य के बारे में जो दैनिक चिंतन व्यक्ति या सिटीजन रखता है, उस दैनिक चिंतन को ही राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। राजनीतिक संस्कृति 20वीं शताब्दी की अवधारणा है। जब राजनीतिक संस्कृति के उदय की हम बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति का उदय कैसे हुआ। राजनीतिक संस्कृति बेसिकली 1950 और 60 के दशक में उदित होने वाली एक नवीन अवधारणा है। इस राजनीतिक संस्कृति के प्राचीन स्वरूप को हम
सोशियोलॉजिस्ट टेलकार्ट पार्सन्स के चिंतन में देख सकते हैं। टेलकार्ट पार्सन्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, द सोशल सिस्टम 1951। क्या है पुस्तक का नाम? द सोशल सिस्टम 1951। यहां पर पार्सन्स का कहना है कि समाज में अनेक उप प्रणालियां होती हैं और उन्हीं में से एक उप प्रणाली है सांस्कृतिक उप प्रणाली, राजनीतिक उप प्रणाली। पार्सन्स के अनुसार क्या डेफिनेशन है पॉलिटिकल कल्चर की? उसका मानना है कि जो सामाजिक प्रतीक होते हैं, उन सामाजिक प्रतीकों की जो व्यवस्थित स्वरूप है सामाजिक प्रतीकों का, उसे ही राजनीतिक प्रणाली कहते हैं। सामाजिक प्रतीक, सोशल सिंबल्स, सामाजिक प्रतीकों की व्यवस्थित प्रणाली, व्यवस्थित प्रणाली ही राजनीतिक संस्कृति है। Parsons, Telkart Parsons states that a systematic arrangement of social symbols is called political culture। जो सामाजिक प्रतीकों की व्यवस्थित प्रणाली है उसे ही राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। लेकिन इस राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को उदित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान दिया वो आमंड, जी आमंड का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रेवियर आमंड के नाम से इसको जाना जाता है। अमेरिकी विचारक आमंड के द्वारा राजनीतिक संस्कृति अवधारणा को उदित किया गया अथवा विकसित किया गया। अर्थात जो राजनीतिक व्यवस्था की बात कही गई है वो राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम, और दूसरा जो उप प्रणाली है वह पार्सन्स से प्राप्त की गई है। अर्थात राजनीतिक जो पहले से डेविड ईस्टन के द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया, उदित किया गया, ये वहां से शब्द लिया गया है। और सब सिस्टम्स की जो बात पार्सन्स ने कही है ये यहां से लिया गया शब्द है। उप प्रणालियां होती हैं, ठीक इसी तरह से उप संस्कृतियां भी होती हैं। जिस तरह से राजनीतिक उप प्रणालियां होती है, सामाजिक उप प्रणालियां होती है, वैसे उप सांस्कृतिक व्यवस्थाएं या प्रणालियां भी होती हैं। इसमें से राजनीतिक वर्ड डेविड ईस्टन से, और हम कह सकते हैं कि उप प्रणाली या उप संस्कृति का जो वर्ड है वह पार्सन्स से ग्रहण किया गया है। और इस तरह से नवीन शब्द की जो रचना हुई है उसे पॉलिटिकल कल्चर के नाम से जाना जाता है, राजनीतिक संस्कृति। जी.ए. आलमंड या ग्रेविल आमंड के द्वारा पत्रिका जिसका नाम है जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, क्या नाम है? आमंड, ये अमेरिकी विचारक है जिसके बारे में कई बार जिक्र किया गया है। आमंड के द्वारा जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स इन 1956, इसके अंतर्गत एक आर्टिकल लिखा गया और जिस आर्टिकल का नाम है उस आलेख का शीर्षक था द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द कंपैरेटिव सिस्टम, द कंपैरेटिव सिस्टम 1956, तुलनात्मक व्यवस्था, द कंपैरेटिव सिस्टम, तुलनात्मक व्यवस्था। इस आर्टिकल में पहली बार आमंड के द्वारा पॉलिटिकल कल्चर वर्ड का यूज किया गया है और उसकी मीनिंग को डिफाइन किया गया है, उसके अर्थ को परिभाषित किया गया है। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति क्या है? तो ये जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स पत्रिका है और इस पत्रिका में दी कंपैरेटिव सिस्टम 1956 के नाम से इन्होंने आर्टिकल लिखा है जहां पॉलिटिकल कल्चर वर्ड का यूज किया गया है और ये 1956 में ऐसा किया गया। अर्थात 1950-60 के दशक में 20वीं शताब्दी के मध्य में राजनीतिक संस्कृति अवधारणा को 30 विकसित देशों के चिंतकों के द्वारा उदित किया गया है। इसका मतलब है कि राजनीतिक संस्कृति पाश्चात्य विचारकों के द्वारा उदित की गई वह अवधारणा है जिसके माध्यम से सामाजिक प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली के बीच के संबंधों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है।
अर्थात उस सामाजिक प्रणाली से हम समझ सकते हैं कि कोई नागरिक या किसी देश के लोग डेमोक्रेसी को क्यों पसंद करते हैं, दूसरे देश के लोग डेमोक्रेसी को क्यों पसंद नहीं करते। कुछ लोग या सिटीजन्स स्टेट के सिविक सेंस क्यों रखते हैं, अन्य लोग क्यों नहीं रखते हैं। कुछ लोगों के द्वारा, ब्रिटेन के लोगों के द्वारा या उन विकसित समाजों स्विट्जरलैंड डेनमार्क के लोगों के द्वारा रूल ऑफ लॉ को क्यों फॉलो किया जाता है, वो रूल ऑफ लॉ का ऑनर क्यों करते, सम्मान क्यों करते हैं, जबकि अन्य लोग नहीं करते। भारत के लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स होते हैं, किस तरह से पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक बिहेवियर का हम स्टडी करते हैं, कास्ट बेसिस पर, रीजनल बेसिस पर, इकोनॉमिक बेनिफिट के द्वारा, फाइनेंशियल प्रॉफिट के द्वारा, अन्य किसी लोभ और लालच में आकर लोगों के द्वारा वोट कास्ट किया जाता है। लोग ऐसा क्यों करते हैं, राजनीतिक उत्तरदायित्व को क्यों नहीं समझते, सार्वजनिक सहभागिता क्यों नहीं रखते। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसे पब्लिक मंच उपलब्ध कराए जाने पर भी लोगों का चिंतन क्यों नहीं है, अथवा लोग राज्य के बारे में न सोचकर व्यक्तिगत हित के बारे में क्यों सोचते हैं, जो कि राज्य के भागीदार भी हैं। ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर या इन प्रश्नों का उत्तर हम खोज सकते हैं उस देश की राजनीतिक संस्कृति में, जो उस देश की सामाजिक संस्कृति से या सामान्य संस्कृति से ही जुड़ी हुई एक अवधारणा है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है, हालांकि वह एक स्वायत्तता का स्वरूप भी रखती है। इसका मतलब है आमंड के अनुसार, आमंड क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, यह राजनीतिक संस्कृति किसी देश यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम या स्टेट के बारे में, जिसको पॉलिटिकल सिस्टम कहा गया, राज्य के बारे में लोगों के कैसे राजनीतिक मूल्य हैं, कैसे वैल्यूज हैं, उन मूल्यों के बारे में, स्टेट के बारे में लोग कैसे मानक मानते हैं, नॉर्म्स क्या है, मानकों के बारे में, उस राज्य के लोगों का पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या है, अभिवृत्तियां क्या हैं, अभिवृत्तियों के बारे में, और उस देश के लोगों के पॉलिटिकल बिलीफ्स क्या हैं, विश्वास वो किस में रखते हैं और नहीं रखते हैं। इन सब के समूह को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है। सिडनी वर्बा भी यही कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों की जो चिंतन होता है, जो नजरिया होता है, वही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करता है। और इस राजनीतिक संस्कृति के प्रति जो नजरिया होता है वह सामाजिक संस्कृति का एक पक्ष होता है। और जो सामाजिक संस्कृति के विश्वास, मूल्य, एटीट्यूड, जो बिलीफ्स होते हैं, वो शताब्दियों से विकसित होते हैं। इसलिए अलिखित संविधान, जैसे कि ब्रिटेन की बात की जाए तो अभी सदियों से उनकी व्यवस्था चल रही है, पार्शियली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन परंपराओं को फॉलो किया जा रहा है, उन कन्वेंशंस को फॉलो किया जा रहा है जो ह्यूमन इंटरेस्ट में है। जबकि भारत जैसे देश में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान बनाया गया है, वहां उन रूल्स और रेगुलेशन का, लॉज का सम्मान नहीं किया जाता, पालन नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल कल्चर और उनकी जो सोशल कल्चर है वह एक भिन्न स्वरूप में होती है। यही कारण है कि लोग अलग अलग स्वरूप में हुए अलग अलग प्रणालियों को पसंद करते हैं। तो आमंड का ये कहना है कि वह मूल्यों, मानकों, अभिवृत्तियों और विश्वासों का समूह है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के मूल्यों, लोगों के मानकों, उनकी अभिवृत्तियों और विश्वासों के समूह को पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है। ये आमंड का कहना है। एंड्रयू ह्यूविट भी ऐसे ही विचार रखते हैं। और आरसी मैक्रिडिस का कहना है कि जो चिंतन, राजनीतिक जीवन चिंतन को या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दैनिक चिंतन है, उसी को पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है। सिडनी वर्बा के शब्दों में, राजनीतिक संस्कृति उस देश के लोगों के राजनीतिक व्यवहार को अभिव्यक्त करती है। इट मीन्स पॉलिटिकल कल्चर रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड सिटीजन। जो मानवों का राजनीतिक व्यवहार है और जो
उनका एटीट्यूड्स है उसको अभिव्यक्त करती है राजनीतिक संस्कृति। और इस राजनीतिक संस्कृति के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। सिडनी वर्बा के अनुसार 3 बेसिक स्वरूप होते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वह संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति होती है, वह अधीन राजनीतिक संस्कृति होती है और वह सहभागी राजनीतिक संस्कृति होती है। इससे संबंधित प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति का कौन सा प्रकार नहीं बताया है। तो 3 तो मुख्य प्रकार ही हैं। इसके अलावा उसने कहा कि ये शुद्ध रूप में कहीं नहीं पाए जाते, इनका मिला जुला स्वरूप पाया जाता है और उस संस्कृति को सिविक कल्चर कहा जाता है, उसे नागरिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पाई जाती है। सिडनी वर्बा का कहना है। सिडनी वर्बा ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक सिविक कल्चर कॉलन पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस 1963, इस पुस्तक में उसने सिविक कल्चर का जिक्र किया है। तो ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन मिड टाइम ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के मध्य में इसका उदय हुआ है। आमंड इसके फादर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर के रूप में आमंड को जाना जाता है। इस दौरान जो द्वितीय महायुद्ध हुआ उस दौरान भी कुछ अध्ययन किया गया जिसमें बेनेडिक्ट जैसे लोगों का मुख्य योगदान रहा, जिन्होंने कल्चर और पर्सनैलिटी के बारे में अध्ययन किया। हिटलर की जो पर्सनैलिटी थी और कल्चर था उसके बारे में अध्ययन किया। इसी तरह थियोडोर अडोर्नो के द्वारा दी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी, सर्वाधिकारवादी व्यक्तित्व के बारे में 1949 में अध्ययन किया और इन्होंने कुछ रोल प्ले किया है पॉलिटिकल कल्चर की थ्योरी को डिजाइन करने में। इस तरह से राजनीतिक संस्कृति का उदय हुआ है, अथवा हम कह सकते हैं राजनीतिक संस्कृति अवधारणा का इमर्ज हुआ है। नेक्स्ट व्याख्यान में हम पढ़ेंगे द बेसिक फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति की मुख्य या आधारभूत विशेषताएं क्या हैं और राजनीतिक संस्कृति के मुख्य प्रकार क्या हैं। थैंक यू सो मच।